पशुपालक भाइयों, मैं डॉक्टर सतीश कोगले, फील्ड टेक्निकल मैनेजर एबीएस इंडिया। आज डॉक्टर अनिल देशपांडे सर ये डिप्टी कमिश्नर के पद पर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट महाराष्ट्र शासन में कार्यरत है और उनका लगभग 25 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रह चुका है। और तो आप ब्रीडिंग की तरफ, एनिमल ब्रीडिंग की तरफ किस परिप्रेक्ष्य से देखना चाहते हैं? बहुत ज़बरदस्त है को पशुपालक बंधुओं, हमारे पशुपालन क्षेत्र में एक 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें से एक है ब्रीडिंग, यानी कि पशु की पैदाइश। दूसरा है उसका न्यूट्रिशन, यानी कि उसको जो हम खाना खिलाते हैं उसका पोषण। तीसरा है मैनेजमेंट, जो व्यवस्थापन हम करते हैं। चौथा है डिसीज़ कंट्रोल, यानी कि जो रोगराई उसको न हो उसके लिए जो करते हैं। उसमें से मुझे लगता है ब्रीडिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ब्रीडिंग ठीक से नहीं होगा, वो प्रॉपर नहीं होगा, वो प्लान्ड नियोजित तरीके से नहीं होगा, तो एक सीढ़ी की तरह है। हम चाहे तो आगे ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। बाकी की चीज़ें हम लोग बाद में भी ठीक ठाक कर सकते हैं, लेकिन ब्रीडिंग को ठीक ठाक करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पशु पैदाश या ब्रीडिंग ये बहुत प्लान तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग प्रगति कर पाएंगे, दूध की बढ़ोतरी होगी और बहुत सारी ज़्यादा इतर बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम पशु से अगली जनरेशन्स में और जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसे ले सकेंगे। तो सर, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो एनिमल जेनेटिक्स या बुल जेनेटिक्स जो आम किसान उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो भी हमारे यहाँ पे पशु चिकित्सक है, वेटनरियंस है, वो आने के बाद वो इंसेमिनेशन करके जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि कौन से बुल का सीमेन उन्होंने यूज़ किया हुआ है, कौन उसका जेनेटिक्स क्या है, उसका जीनोमिकली टेस्टेड है क्या, उसके पेडिग्री क्या है। तो ऐसे बारे में ज़्यादातर किसान लोग उसमें ध्यान नहीं देते, तो आपका उसमें क्या सुझाव रहेगा सर? बहुत ज़रूरी है। कुछ किसान भाई है जो अभी इसके बारे में ज़रूर सोचते हैं कि मेरी आज गाय 20 लीटर दूध दे रही है या 10 लीटर दूध दे रही है, या जो भाई 5 लीटर दूध दे रही है, तो उसकी जो संतान होगी वो शायद उससे आगे बेहतर दूध दे, वो उससे डबल दूध दे या उसमें अच्छी बढ़ोतरी हो। इसके बारे में कुछ लोग ज़रूर सोचते हैं। मैंने इस 25 साल में देखा है कि कई पशुपालक मुझे मिले हैं जिन्होंने पूछा है कि जो सीमेन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस सीमेन से क्या अगली पीढ़ी में दूध बढ़ने की संभावना है। तो मैंने उनका बहुत अप्रिशिएट किया। ऐसे कुछ पशुपालक है, लेकिन आपने जो सही कहा कि बहुत ज़्यादा पशुपालक हम पशु उद्योगों के ऊपर निर्भर रहते हैं, और फिर वो अगर अच्छी तरह से नस्ल का अच्छा जीनोमिक सीमेन इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भारत में अभी इसके बारे में बहुत जागरूकता है, भारत सरकार उसके लिए बहुत जागरूक है। वो देखती है कि जो भी जहाँ से भी सीमेन उपलब्ध हो रहा है वो अच्छी गुणवत्ता का है और उसके लिए उनके प्रयास जारी है। एबीएस ग्लोबल जैसी एक ग्लोबल कंपनी है, वो तो उसके बारे में महारत हासिल कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ दूध की बढ़ोतरी सफिशिएंट नहीं है। अभी हमारा जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो भारतीय लोग हैं उनको फैट ज़्यादा पसंद है, उनको पतला दूध पसंद नहीं है, इसके लिए भैंस का दूध बहुत पसंद है। तो गाय का जहाँ तक होता है तो जर्सी का दूध ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसमें एसएनएफ और फैट ज़्यादा रहता है। सिर्फ यही नहीं, दूध की बढ़ोतरी सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, 1 या 2 बार वो जनेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लाइफ बढ़ाना है तो उसका डिसीज़ रेजिस्टेंस, यानी कि वो बहुत सारे रोगों को उसको वो अफेक्ट ना हो, उसके लिए डिसीज़ रेजिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी देख रहे हैं आप सब जगह पे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, सब जगह पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इस हालत में जानवर पशुपालकों को एक सोचना है कि अपने मवेशियों को उससे डेफिनेटली तकलीफ हो रही है, उनमें बदलाव आ रहे हैं। तो उसके लिए अगर अच्छा नस्ल का हम लोग प्रयोग करते हैं जिससे हीट टॉलरेंस भी बढ़े, तो ये हम ज़्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी और ज़्यादा प्रोडक्शन उस जानवर का ले सकेंगे। उसके सिवा भी और कुछ बातें हैं, जैसे कि जेनेटिक डिसीजेस होते हैं, जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, उनको रोकथाम करने के लिए भी अच्छा सीमेन, जिसकी पहले से उस सीमेन को चेक किया है, जांचा है, परखा है, वो अगर इस्तेमाल करेंगे पशुपालक तो डेफिनेटली हमारी अगली पीढ़ी दर पीढ़ी प्रगति होगी और हम और आगे बढ़ेंगे। और एक मैं बात आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे हमारे भारतीय
देश में, तो जहाँ पे जो बुल्स अवेलेबल है, जो सीमेन अवेलेबल है, काफ़ी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जैसे ग्लोबली रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर हम ग्लोबली रजिस्टर्ड जो जैसे बोलते हैं, हम होल्स्टीन एसोसिएशन जो है यूएसए की, बहुत सालों से वो डेटा उनके पास है, एनिमल्स 7-8 जनरेशन तक का डेटा उनके पास है। अगर उनके बुल का सीमेन अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर दें तो आपकी क्या सर राय है उसमें? अच्छी बात है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार ने जिन जिनको परमिशन दी है, जैसे हमारे यहाँ पे होल्स्टीन फ्रिशियन हुआ, जर्सी हुआ, इस ब्रीड का हम लोग डेफिनेटली इस्तेमाल क्रॉस ब्रीडिंग के लिए कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो जानवर हमारे पेडिग्रीड नहीं है, जो डिस्क्रिप्ट नहीं है, ऐसे कई मवेशी है जिनकी कोई एग्जैक्ट प्रजाति हम नहीं कह सकते, ऐसे प्रजाति को उन्नत करने के लिए हम लोग जर्सी या होल्स्टीन फ्रिशियन का जो हमारे बाहर से आता है उस सीमेन का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। लगभग हमने देखा हुआ कि उस 80 के दशक के बाद में जब हमारा मिल्क रिवोल्यूशन हुआ, एक दुग्ध क्रांति हो गई, उसके लिए क्रॉस ब्रीडिंग बहुत मेजर जिम्मेदार है। और अभी भी हम लोग देखते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग की तरफ अभी भी फार्मर्स का उतना ही रुझान है और वो चाहते हैं कि जर्सी, एचएफ जैसी ब्रीड्स से हम लोग और दूध में बढ़ोतरी लेने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे हमारी भारतीय नस्लें भी बहुत अच्छी है, उनमें भी हम लोग प्रजाति में सुधार करके इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली भारत के पशुपालकों को फायदा होगा। लेकिन जहाँ पे कोई नस्ल नहीं है उस नस्ल में हम लोग जरूर क्रॉस ब्रीडिंग करके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब सर हम देखते आ रहे हैं कि पिछले बहुत सालों से भारत सरकार के प्रयास हो गए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के प्रयास हो गए, उसे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली है आजकल। जैसे पहले देखा जाए, शुरुआत के कॉन्टेक्स्ट में देखा तो आजकल क्रॉस ब्रीडिंग के चलते हुए काफ़ी सुधार, नस्ल में सुधार हुआ चुका है। तो अगर आज भी हम अगर प्योर ब्रीडिंग की तरफ जाएंगे तो हमें ज़्यादा फायदे मिलेंगे। आपका क्या इसमें सलाह होगी? हम प्योर ब्रीडिंग की तरफ अगर जर्सी में प्योर जर्सी लगाएंगे, एचएफ में प्योर होल्स्टीन का सीमेन अगर लगाएंगे तो जो ब्रीड प्योरिटी जो चाहिए हमें, तो आगे चल के अच्छी ब्रीड प्योरिटी मिल सकती है। तो डेफिनेटली इसमें दो राह नहीं है कि हम लोग एक ब्रीड प्योरिटी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उस ब्रीड प्योरिटी के बाद में हीट्रोजेनेसिस कम होता है। हमें क्रॉस ब्रीडिंग करते ही 80 के 90 के दशक में दूध में बहुत बड़ी जंपिंग डेवलपमेंट मिली थी। उसका मूल कारण ये था कि हीट्रोजेनेसिस था, जो अलग अलग ब्रीड एक साथ जब मिल जाती है तो नई नस्ल में उसका हीट्रोजेनेसिस के कारण दूध में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई थी। जब हम लोग प्योर ब्रीडिंग करते हैं उस मात्रा में जाने के लिए अच्छा जीनोमिक सीमेन और उसका स्टडी करना, उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से एबीएस जैसी कंपनियां इसके बारे में बहुत सोचती हैं और वो अपने प्योर नस्ल में जो उन्होंने जर्सी में काम किया है वो तारीफ़ काबिल है और उसमें उन्होंने प्योर ब्रीडिंग का डेफिनेटली प्रयोग करके शायद हम नस्ल में गुणवत्ता में पा सकते हैं। लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ तक मेरा ख्याल है उसमें हमारी जो भारतीय प्योर जातियाँ हैं उनको प्योर ब्रीडिंग करना अच्छा है। और जहाँ तक हम लोग विदेशी नस्ल को इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे जर्सी या एचएफ, वो हमारे नॉन डिस्क्रिप्ट में अगर इस्तेमाल करेंगे तो शायद अगली जनरेशन में पहली पीढ़ी के बीच में हमें बहुत अच्छा दूध का बढ़ोतरी मिल सकता है और हमारे पशुपालकों को उससे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। बहुत ही हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी सर। और एक आपसे आखिरी मैं पूछना चाहता हूँ, तो आपका जो सेक्स सीमेन है उसके बारे में, सेक्स सीमेन आम किसान भाइयों ने उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ मिल सके उनको, उनके बारे में, तो उसके बारे में आपका क्या राय है सर? जो जरूरत है उसके अनुसार अनुसंधान होता रहता है और उसी का फल है कि हमें सेक्स सीमेन मिल रहा है। विदेशों में तो हमारे जो नस्ल है, गोवंश है, उनको खाया जाता है, लेकिन हमारे देश में हम लोग उसका पूजन करते हैं। तो ऐसी बात हो रही है कि ट्रैक्टर्स और बाकी मैकेनाइजेशन होने के कारण हमारे जो बैल है उनका यूज अभी धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। तो इसलिए सेक्स सीमेन की मात्रा जरूरत बहुत बड़ी है। अगर हम लोग किसी पहली बार जन्ने वाली
जो बछड़ी है उसको अगर सेक्स सीमेन का प्रयोग करें तो उसमें पैदाइश होने की चांसेस भी ज़्यादा है। 70 से ज़्यादा % उसका कंसेप्शन रेट भी मिल जाता है। बराबर। आपके जैसे अच्छे कंपनीज का अगर सेक्स सीमेन इस्तेमाल किया जाए तो और भी अच्छे रिजल्ट है। और उसमें अगर हमें बच्ची होने का यानी कि फीमेल काफ होने का अगर उसमें प्रतिशत अधिक से मिलता है जो लगभग 90% तक जाता है, तो डेफिनेटली फार्मर्स को, हमारे पशुपालकों को बहुत फायदा है। एक ही बार में उनको अलग अलग नेक्स्ट जनरेशन तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा एक बच्ची पैदा करेंगे तो एक गाय से वो 10 बच्चियां भी पैदा कर सकते हैं और उसके प्रोडक्टिव लाइफ में एक गाय से 10 गाय तैयार कर सकते हैं, 10 गाय से 100 कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग चेन रिएक्शन में बढ़ सकते हैं। और जो बैल होंगे उनका कैसे पोषण करें, यह भी एक बड़ी समस्या है। चारे का हमारे पास में रिस्ट्रिक्शन है, वही चारा फिर अच्छे गाय में और बैल में डिवाइड होगा। तो मेरे ख्याल से सेक्स सीमेन ये बहुत बड़ा वरदान है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम जो बैल होंगे उनको तो काट नहीं खाएंगे, हम उसकी पूजा ही करेंगे, वो नंदी होगा हमारे लिए। तो सेक्स सीमेन ये बहुत अच्छी योजना है और इसके लिए भारत सरकार भी उसको बहुत अच्छी तरह से उत्तेजित कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है। और हमने देखा है कि कई सरकारों ने उसका इस्तेमाल किया है। पंजाब में हुआ है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है और हमारे बाकी राज्यों में भी उसका प्रयोग पशुपालक बहुत अच्छी से कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारी हीफर्स है, जहाँ तक नई बच्चियाँ हैं जिनको हम लोग पहली बार या दूसरी बार प्रेग्नेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें तो उसका जन्म होने का प्रतिशत यानी कंसेप्शन रेट, गर्भधारण होने का प्रमाण भी बहुत अच्छा है। तो वो काफ़ी इंकरेजिंग है। और उसमें जो थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा लगता है वो वर्थ इट है। वो पशुपालन करने का जो खर्चा है उसकी तुलना में काफ़ी कम है। तो मुझे लगता है कि हर पशुपालक ने इसके बारे में जरूर तवज्जो देना जरूरी है। बराबर सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर। और जैसे कि आप महाराष्ट्र शासन हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, उनके जो सहयोग से काफ़ी आम किसान भाइयों के लिए काफ़ी सब्सिडाइज रेट में ये सेक्स सीमेन अभी अवेलेबल हो रहा है, अच्छी नस्ल का सीमेन अवेलेबल हो रहा है। तो जैसे बताया, आप आम किसान भाइयों ने उसका इस्तेमाल करके लेना चाहिए ताकि उनके यहाँ पे जेनेटिक प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी तरह से पा सके। तो सर, और आप क्या और आपकी तरफ से कुछ सुझाव रखना चाहते हो तो रखिए सर। मैं पशुपालकों को एक आह्वान करना चाहता हूँ कि वो जैसे न्यूट्रिशन की तरफ भी ध्यान दें, पोषण की तरफ ध्यान दें, अपना व्यवस्थापन जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करें। डिसीज नियंत्रण के लिए, वो रोग नियंत्रण के लिए, रोकथाम न हो इसके लिए रेगुलरली वैक्सीनेशन करें। और जहाँ तक ब्रीडिंग का सवाल है उसके बारे में तज्ञ जो भी आपके पास में पशु वैद्य होंगे, उनके जो तज्ञ पशु वैद्य, उनका सलाह आप जरूर लें। और अपने नेक्स्ट पीढ़ी में, जो गाय के साथ में जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी, उसके दूध में तो मात्रा हो ही, लेकिन उसका डिसीज रेजिस्टेंस अच्छा हो, उसके हूव्स अच्छे हो ताकि वो अच्छा मेंटेन कर पाए हमारे तरह के जहाँ पे हमारे तबेले उसमें। और वो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके लिए हीट टॉलरेंस के लिए भी वो अच्छी हो, जिसका SNF अच्छा हो, फैट अच्छा हो और उसका इंटर काविंग पीरियड भी कम हो। इस टाइप के बहुत सारे गुण जिसमें एक सीमेन में हो, ऐसे टाइप का गुण का प्रयोग करने की कोशिश आपके तज्ञ पशु वैद्यों के मार्गदर्शन से करना बहुत जरूरी है। यह मैं जरूर पशुपालकों को आह्वान करना चाहता हूँ, उनको विनती करना चाहता हूँ कि इसका प्रयोग आप जरूर करें और अपने व्यवसाय में प्रगति करके अपने देश को और उन्नत करें। और पूरे विश्व में, हम विश्व गुरु तो है ही, लेकिन हम उसके साथ में पशुपालन जो हमारा पूर्वोक्त व्यवसाय है, हजारों सालों से हम उसमें कर रहे हैं। हम सिर्फ उसको व्यावसायिक रूप से नहीं देखते, उसको एक पूजा की तरह करते हैं। तो इस व्यवसाय में बढ़ोतरी होकर हमारे पशुपालकों का घर का, उनके आर्थिक और उनके खुद का स्वास्थ्य अच्छे प्रोटीन मिलने से भी अच्छा हो, ये मैं विनती करता हूँ। और उसमें जरूर हमारे पशुपालक प्रयत्न करें। नमस्ते।